हेलो गाइस, वेलकम टू पेंडुलम ईडीयू। स्वागत है आपका पेंडुलम ईडीयू में। और हम लेकर आए हैं हमारी सीरीज एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन से एक और नया पेपर दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 5 मार्च 2020 मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर को दोस्तों। तो हम डिस्कस करेंगे क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन। सारे के सारे क्वेश्चन 1 से लेकर 25 तक हम एक एक करके एकदम डिटेल में समझेंगे दोस्तों कि किस तरह से हमें अप्रोच करना चाहिए एग्ज़ाम में और क्या उस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आप भी अपनी कॉपी और पेंसिल जो है लेकर बैठ जाइए दोस्तों और स्टार्ट कीजिए हमारे साथ साथ क्वेश्चंस को करना। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, इफ 16 a की पावर 4 प्लस 36 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 81 b की पावर 4 इक्वल टू 91 एंड 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस 6ab इक्वल टू 13, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3ab। तो आप ध्यान से देखिए दोस्तों, इसमें अगर आप इस टर्म के ये जो अगर मैं इसको a मान लूँ, इसको b मान लूँ और इसको c मान लूँ, तो इनका स्क्वायर जो है यहाँ पर लिखा है ये वाले टर्म, इस वाले 6ab का स्क्वायर जो है यहाँ पर लिखा है और 9b का स्क्वायर जो है इस तरह से लिखा है। तो ये देखते ही हमें पता लग गया कि यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का फॉर्मूला लगना है। तो मैं बोल सकता हूँ 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस 6ab की वैल्यू मुझे 13 दी गई है दोस्तों। मैं अगर इन दोनों साइड स्क्वायर कर दूँ तो क्या होगा, ये आ जाएगा आपका दोस्तों 169 और इधर आ जाएगा आपका पास 4 चौक 16, 16a की पावर 4 प्लस 9 9 81, 81 b की पावर 4 प्लस 36 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, ट्वाइस 2 कॉमन ले लेते हैं दोस्तों, ए बी मतलब ये है आपका a और b, तो ये हो जाएगा आपका 4 9 36, 36 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस बी सी, ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी कि बी सी कितना हो जाएगा आपका दोस्तों ये 9b स्क्वायर इंटू माइनस 6ab, यानी कि ये हो जाएगा आपका 9 6 54, 54 a b क्यूब। फिर उसके बाद हम ए सी की मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा हमारे पास माइनस 24 a क्यूब b, और ये आपका दोस्तों इक्वल टू 169 है। अब इसकी वैल्यू हमें दी गई है दोस्तों, ये ध्यान से देखिए, आपको इसकी वैल्यू दी गई है, इस टर्म की वैल्यू दी गई है हमें 91। तो हम जस्ट पुट कर देंगे यहाँ पे 91 प्लस ट्वाइस ऑफ, अगर मैं इसमें से दोस्तों कॉमन ले लूँ, कुछ थोड़ा सा टर्म जो है कॉमन ले लूँ तो क्या होगा, यहाँ से अगर मैं 6 कॉमन ले लूँ दोस्तों तो 6 कॉमन सब में है, सही बात है। फिर मैं कॉमन ले लूँ दोस्तों, इसमें से ए बी भी कॉमन ले लूँ, तो फिर क्या बचेगा मेरे पास अंदर, ये बचेगा मेरे पास 6ab माइनस 9b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इक्वल्स टू 169। अगर दोस्तों इसमें से मैं माइनस भी कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 91 माइनस 2 6 12ab, और ये हो जाएगा आपका दोस्तों 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस 6ab इक्वल्स टू 169। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, स्टार्टिंग में हम यही टर्म लेकर चले थे और इसकी वैल्यू हमें 13 दी गई थी, तो मैं जस्ट यही करूँगा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा 13, ये हो जाएगा आपका माइनस 12ab इंटू 13 इक्वल्स टू 169 माइनस 91। ये आ गया आपका 9 में से 1 गया 8 बचा और 16 में से 9 गया आपका 7 बचा, तो ये आ गया आपका दोस्तों टोटल 78। अब मैं इसको 13 से डिवाइड कर दूं और इनटू मेरे को यहाँ पे चाहिए 3ab की वैल्यू, तो मैं यहाँ पे इसे 4 से और कर दूंगा दोस्तों, तो यहाँ पे मेरे पास बच जाएगा 3ab माइनस का 3ab। अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो दोस्तों ये आ जाएगा 13 6 78 और ये हो गया 2 3 6 और 2 दूनी 4, यानी कि 3ab की वैल्यू यहाँ से आ गई दोस्तों -3/2। और आपका ये ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इसका सही आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया, क्वेश्चन 2 में कह रहे हैं हमें कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC, पॉइंट E लाइज ऑन AC सच दैट C इक्वल्स टू 1/3 AC, BE एंड AD इंटरसेक्ट एट G, व्हाट इज AG अपॉन GD। तो दोस्तों ये सिमिलैरिटी का बहुत ही अच्छा, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। इसको देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन को समझिए। इसमें कहा गया एक ट्राइंगल है ABC, A B और C। अब इस ट्राइंगल में D जो है मिड पॉइंट है साइड BC का, ये हो गया D मिड पॉइंट साइड BC का। पॉइंट E जो है लाई करता है AC पॉइंट पे, पॉइंट E जो है वो यहाँ पे AC पॉइंट पे लाई कर रहा है, और सच दैट CE जो है वो 1/3 ऑफ AC है, तो आपका CE यहाँ पे 1/3 हो गया AC का। अब हमें कहा गया BE और AD इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट G पे, तो ये BE हो गया आपका दोस्तों और ये हो गया आपका AD, और ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं G पॉइंट पे। अब हमें कहा गया कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ AG अपॉन GD, AG अपॉन GD की वैल्यू निकालनी है दोस्तों हमें। अब इसको आप सोच रहे होंगे कि किस तरह करा जाए, आपको ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई है, इसमें रेशो किस तरह निकाला जाए। तो दोस्तों आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, और कंस्ट्रक्शन क्या करनी पड़ेगी, अगर मैं कंस्ट्रक्शन करूँ, अब यहाँ पे मिड पॉइंट दिया है तो ये तो दोस्तों 1:1 में ही हो गया। अब मैं बात करूँ, अगर मैं एक ऐसी कंस्ट्रक्शन करूँ यहाँ पे
अगर मैंने यहाँ पे ऐसी कंस्ट्रक्शन करी डी एम की, और वो कंस्ट्रक्शन ये है कि अगर सी एम जो है यहाँ पे ई एम के बराबर है, यानी कि ये 1 है तो ये भी 1:1 हो गया। अगर ये 1 मान लूँ मैं इसको तो ये भी 1 हो गया दोस्तों। और टोटल सी कितना था, 1/3 ऑफ ए सी था। अगर मैंने सी को 2 मान लिया दोस्तों तो टोटल ए सी कितना हो जाएगा, टोटल ए सी हो जाएगा 6, और 6 अगर ए सी है तो ए ही हो जाएगा आपका 4। अब हमसे पूछा गया ए जी अपॉन जी डी। अब हम बता सकते हैं दोस्तों, कैसे बता सकते हैं, अगर ये देखो आप सी डी और डी बी का रेशो 1:1 है, और यहाँ पर सी एम और एम ई का रेशो 1:1 है, तो आपको पता है दोस्तों अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दो तो जो बेस है उसके पैरेलल लाइन बन जाती है, यानी कि बी जो होगा वो पैरेलल होगा डी एम के। अगर बी डी एम के पैरेलल है यहाँ पे तो जी ई पैरेलल होगा डी एम के। तो मैं बोल सकता हूँ दोस्तों ट्राइंगल ए डी एम की बात करूँ मैं अगर, तो ए जी अपॉन जी डी का जो रेशो होगा दोस्तों, अगर ये पैरेलल है तो ट्राइंगल सिमिलर भी होते हैं, ये भी आप समझ लो कि ट्राइंगल ए जी, क्योंकि अगर ये पैरेलल हो गए दोस्तों तो ये एंगल इक्वल हो जाएगा और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। अगर दो एंगल इक्वल हो गए दो ट्राइंगल्स के तो समझ लो कि वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, और सिमिलर है तो रेशोज भी इक्वल होंगे। यानी कि मैं बोल सकता हूँ ए जी अपॉन जी डी का ए जी अपॉन ए डी की वैल्यू जो होगी दोस्तों, ए जी अपॉन ए डी की वैल्यू होगी आपकी ए ई अपॉन ए एम। अब आपको पता है ए ई कितना है, ए ई है दोस्तों 4, ए एम कितना है आपका 4 + 1 5। अब यहाँ पे आ गया ए जी अपॉन जी डी, ए जी अपॉन ए डी सॉरी। अब मैं इसका रिवर्स कर दूँ दोस्तों, और रिवर्स करके 1 माइनस कर दूँ, यानी कि ए डी अपॉन ए जी लिख लूँ दोस्तों मैं यहाँ पे। इवन वो भी करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों मुझे, बट उसमें फिर दिक्कत ये हो जाएगी मेरे पास ए जी नहीं आएगा। हाँ ठीक है, तो इसको उल्टा कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि आपको ए जी तो चाहिए ही चाहिए, जी डी और चाहिए। तो एक काम करते हैं दोस्तों, रुको, ए जी अपॉन ए डी को क्या लिख सकते हो आप, ए जी प्लस जी डी, और इसको लिख सकते हो आप 4/5 + 1, 4/4 + 1 सॉरी। अगर मैं डिवाइड कर दूं ए जी से और नीचे इधर 4 से डिवाइड कर दूं तो दोस्तों मुझे क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा मेरे को 1/AG अपॉन ए जी प्लस जी डी अपॉन ए जी इक्वल्स टू 4 अपॉन, मतलब ये हो गया 1, ये 4/4 + 1/4। अब यहाँ पे अगर आप देखो दोस्तों, कंपेयर करने की कोशिश करना, जी डी अपॉन ए जी का रेशो अगर आप देखोगे तो 1/4 है यहाँ से, तो हमारे पास आ गया जी डी अपॉन ए जी का रेशो 1/4, और हमें पूछा था जी डी अपॉन ए जी का सॉरी, तो हमें पूछा था ए जी अपॉन जी डी का रेशो दोस्तों, वो हो गया 4/1 और 4:1, यानी ऑप्शन ए जो हो गया आपका इसका करेक्ट आंसर हो गया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपका DI का हो गया। इसमें कहा गया कि द गिवन टेबल रिप्रेजेंट्स द एक्सपोर्ट्स इन करोर्स of 4 items A, B, C और D over a period of 6 years. Study the table and answer the question that follow. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ आइटम ए इन 2014 एंड 2015। मतलब एक्सपोर्ट ए का 2014 में और 2015 में कितना होगा, टोटल एक्सपोर्ट ऑफ सी का इन 2011 एंड 2015, सी के 2011 और 2015 के कंपैरिजन में। अब इसकी एडिशन करें अगर हम दोस्तों तो ये हो गया आपका 425 + 400, यानी कि हो गया आपका 825। अब इसकी बात करें हम 244 + 306 है, तो ये हो गया आपका दोस्तों 244 + 306 सी के लिए, ये आपका ए के लिए था और ये आपका सी का हो गया। तो ये हो गया आपका दोस्तों 6 + 4 10, कहाँ से लगी 5, 3 2 5, 550। तो हमें रेशो निकालना है दोस्तों 825 और 550 का, 825 रेशो 550 निकालना है हमें। तो ये आ जाएगा आपका दोस्तों, इसे डिवाइड कर लो 11 से, 11 7 77 और 11 5 75, 50। ये हो गया आपका दोस्तों 25 या 75, 25 दूनी 5, 3:2 जो हो गया आपका रिक्वायर्ड रेशो हो गया। और ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए हो गया आपका करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 4 कह रहा है एवरेज ऑफ 24 नंबर इज 56। अब 24 नंबर्स का एवरेज है 56 और एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 नंबर इज 71.7 एंड दैट ऑफ द नेक्स्ट 11 नंबर्स इज 42। द नेक्स्ट 3 नंबर्स दैट इज 22nd, 23rd and 24th are in the ratio 1/2, ratio 1/3, ratio 5/12. What is the average of 22nd and 24th number? अब दोस्तों ध्यान से देखिए इसे कि इसमें कहा गया कि 24 नंबर्स जो हैं उनका तो एवरेज 56 है। अब फर्स्ट 10 नंबर्स का एवरेज है 71.7। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि हर एक नंबर जो फर्स्ट 10 नंबर्स में अगर मैं मान लूँ सारे के सारे 71.7 ही है, तो हर नंबर जो होगा वो कितना ज़्यादा होगा दोस्तों, 56 से वो हो जाएगा आपका ज़्यादा, 71.7 माइनस 56 करूँगा मैं अगर, तो ये आ जाएगा मेरे पास दोस्तों आपका, ये तो 7 का तो 7 आ ही गया, 11 में से 6 गए आपके 5 बचे दोस्तों, और ये आ गया आपका
15.7, तो 15.7 जो है हर एक नंबर ज़्यादा है, तो टोटल 10 के 10 नंबर जो हैं, टोटल 10 नंबर्स पे कितना ज़्यादा होगा सम ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों 15.7 इंटू 10 यानी कि 157 ज़्यादा है दोस्तों, 157 ज़्यादा है आपका फर्स्ट 10 नंबर्स का सम। तो अब बात करें हम नेक्स्ट 11 नंबर की, 11 नंबर का जो एवरेज है दोस्तों वो है आपका 42, तो एवरेज कितना ज़्यादा है, हर एक नंबर जो है मतलब अगर मैं 11 में 42 ही मान लूँ तो वो कितना ज़्यादा हो जाएगा 56 से, वो 56 से ज़्यादा नहीं दोस्तों, कम हो रहा है यहाँ पे, और ये हो रहा है कितना कम दोस्तों 56 माइनस 42 यानी कि आपका हो गया 14 कम है। तो अब मैं बोल सकता हूँ कि अगर ये 14 कम है दोस्तों तो 11 नंबर्स का जो सम होगा, नेक्स्ट 11 नंबर का सम वो कितना ज़्यादा होगा, ये तो आपका ज़्यादा हो गया था और ये हो जाएगा आपका कम, ये क्योंकि कम है दोस्तों, यानी कि ये हो जाएगा आपका कम कितना 11 इंटू 14 यानी कि ये हो गया आपका दोस्तों 154, तो 154 ये कम हो गया दोस्तों। अगर ये 154 कम है, ये 157 ज़्यादा है, तो टोटल जो 10 और 11 नंबर हैं उनकी वजह से जो है कितना टोटल सम जो है वो कितना ज़्यादा हो गया यहाँ पे, टोटल सम ज़्यादा हो गया दोस्तों यहाँ पे आपका 157 माइनस 154 यानी कि 3 ज़्यादा है यहाँ पे। अब 3 का इंक्रीज आया है दोस्तों, ध्यान से समझिए, बड़े ध्यान से समझिए कि हो क्या रहा है, मेंटली हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन को, यानी कि 3 ज़्यादा है यहाँ पे। अगर मैं कह दूँ कि 21 जो टर्म्स थी उनमें एवरेज से टोटल एवरेज जो है, एवरेज अपना 56 है, अब ऐसा कह दूँ मैं अगर 21 में सबके सब 56 ही थे, जो कि हुआ नहीं है एक्चुअली में, तो मैं ये कह दूंगा कि अगर टोटल सम जो आ रहा है 21 का टोटल सम 56 के हिसाब से जो सम आया है और जो टोटल सम वैसे आए तो वो टोटली में 3 ज़्यादा है, मतलब 21 नंबर्स में 3 का इंक्रीज़ है, 3 ज़्यादा है आपका टोटल सम में। अगर 3 ज़्यादा है 21 में तो हमें जो 3 नंबर्स बचे हुए हैं, जो 3 रिमेनिंग नंबर्स हैं उनमें 3 कम होगा तभी एवरेज जो है टोटल का 56 बन पाएगा। अगर ऐसी बात है आपको समझ में आ गई तो मैं ये कहूँगा दोस्तों जो 3 नंबर्स का सम है, 3 नंबर्स का सम ऑफ लास्ट 3 नंबर्स, उनका सम हो जाएगा दोस्तों 56 इंटू 3 और माइनस का 3, क्योंकि पहले स्टार्टिंग के सम में 3 ज़्यादा था तो हमें 3 कम करना पड़ेगा दोस्तों। 3 6 18, 3 5 15 और 1 16, 168 माइनस 3 यानी 165 हो गया दोस्तों। इन सब का सम 165 हो गया अगर, और इनका रेशो दिया गया आपको 1/2, रेशो 1/3, रेशो 5/12। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ में रेशो दिया गया 1/2, रेशो 1/3, रेशो 5/12। अगर एलसीएम ले लूँ मैं नीचे डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ का, 2 3 12 का एलसीएम होगा 12। अगर और इसको मैं टोटल पूरे के पूरे रेशो को 12 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास फाइनल रेशो आ जाएगा 6 रेशो, ये हो गया 4 रेशो, 12 से 12 कट गया और ये 6 रेशो 4 रेशो 5। अब हमें बोला गया था दोस्तों सम है लास्ट 3 नंबर्स का 165 और हमारे पास रेशो है लास्ट 3 नंबर का 6 रेशो 4 रेशो 5, तो मैं बोल सकता हूँ 6 4 10 + 5 15 यूनिट्स की वैल्यू है हमारे पास 165 दोस्तों। 15 की 165 आ गई तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 11, 15 कम 15 और 15 कम 15 11। अब हमें पूछा गया क्या, हमारा क्वेश्चन दिया गया 22nd और 24th नंबर का एवरेज बता दो हमें, तो ईजी अगेन 11/2 हो जाएगा, 6 + 5 11, यही तो है दोस्तों। ये 22nd नंबर है, ये 23rd नंबर है और ये 24th नंबर है, तो 22nd और 24th का एवरेज हो जाएगा दोस्तों 6 + 5 11/2 यूनिट्स। अब एक यूनिट की वैल्यू 11 आई थी हमारी, तो टोटल कितना आ जाएगा दोस्तों 11 × 11/2 यानी कि हो गया आपका 121/2, यानी कि आपका आ गया टोटल फाइनली 60.5। तो एवरेज है दोस्तों 60.5 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए से करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है द वैल्यू ऑफ दिस, इतना बड़ा एक्सप्रेशन दे दिया हमें, आप इसको सिंप्लीफाई करने में बैठ जाओ, ये कहीं की भी होशियारी नहीं है दोस्तों, इसमें सिंपली ऐसे क्वेश्चन जैसे दिखें आप वैल्यूज़ पुट करो, वैल्यू पुट करके देखो, बस नीचे डिनोमिनेटर में ऐसा याद रखना कि 0 ना बन जाए, कि कहीं 1/0 फॉर्म बन जाए और हमारा आंसर निकल ना पाए। तो इसमें बस इतना ही ध्यान रखना होता है। तो थीटा को यहाँ पे 0 पुट कर लेते हैं। सेक 0 क्या होगा दोस्तों, कॉस 0 आपको पता है 1 होता है, तो सेक 0 भी 1 हो जाएगा। अब tan 0 0 होता है तो 0 लिख दिया हमने। -3 सेक 0 आपका अगेन जो है 1 होता है तो -3 हो गया यहाँ पे। tan 0 आपका 0 होता है तो दोस्तों इंटू 0 हो गया यहाँ पे, +1 हो गया। अपॉन में ये चलेंगे हम cos की पावर 4 थीटा, cos की पावर 4 थीटा आपका cos 0 आपका 1 होता है तो 1 की पावर 4 1 ही हो गया। साइन की पावर sin 0 जो होता है आपका 0 होता है तो 0 लिख दिया हमने। फिर अगेन ये 2 × 0 हो गया आपका, +2 हो गया। अब इसे मैं सॉल्व कर लूँ दोस्तों तो आ जाएगा 1 + 1 2 और नीचे आ गया 1 + 2 3, तो 2/3 आपका आंसर होगा। और ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। ईजिली हो गया है दोस्तों, बहुत 5 सेकंड में मुश्किल से हो गया है दोस्तों।
अगर आप इसको सिंप्लीफाई करने में लगोगे आप कम से कम 2 मिनट, अगर बहुत ही अच्छी तरीके से करोगे तो 1 मिनट मैक्सिमम, फिर भी आप वेस्ट कर जाओगे 5 सेकंड के कंपैरिजन में 1 मिनट बहुत जो है डिफरेंस हो जाता है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपका, इफ p इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy, q इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy अपॉन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और r इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p डिवाइड बाई q इंटू r। तो दोस्तों इस टाइप से आपके क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे, इसमें हर बहुत सारी शिफ्ट में देखने को मिला, हमें लास्ट शिफ्ट में भी देखने को मिला इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों। तो इनको करना कैसे है, कुछ नहीं, आपको अलजेब्रा के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए और आपका इजीली क्वेश्चन निकल जाएगा। अब p डिवाइड बाई क्यू लिख सकता हूँ दोस्तों मैं, p इंटू 1/q, और ये हो गया आपका इंटू r। तो ये आपका इस तरह से लिख सकता हूँ मैं दोस्तों। अब मैं बस यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देता हूँ। ये हो गया आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy, और इंटू में आ गया ये आपका 1/q। 1/q हो जाएगा दोस्तों एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy। अब ये हो गया आपका दोस्तों ठीक। अब इसके बाद क्या काम करेंगे हम, ये r की वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर दोस्तों मैं इनको थोड़ा खोल के लिख लूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का तो फॉर्मूला आपको पता होगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस एक्स वाई। ए बी तो यहाँ पे एक्स और वाई है हमारा। अब यहाँ पे इसको नीचे वाले फॉर्मूले को खोलूंगा तो मैं दोस्तों ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आएगा, प्लस 2xy वो सॉरी माइनस 2xy आएगा, माइनस 2xy यहाँ पे आएगा और 3xy ये लिखा हुआ दोस्तों। तो ये आ जाएगा आपका xy प्लस का xy। अब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का भी फॉर्मूला पता होगा आपको दोस्तों, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और अपॉन में जो है अगर इसको खोल दूँ मैं तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आएगा, और प्लस 2xy माइनस 3xy क्या होता है दोस्तों, माइनस xy। ये आ गया आपके पास इतना, और इनटू में ये तो चल ही रहा है दोस्तों। अब यहाँ पे अगर इसको ध्यान से देखोगे आप तो इस वाली टर्म से तो दोस्तों ये वाली टर्म कट गई, और इस वाली टर्म से दोस्तों ये वाली टर्म कट गई। अब बचा क्या आपके पास, यहाँ पे बचा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो ये आपका आ गया दोस्तों एक्स इस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की वैल्यू क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ गया आपकी दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब बचा हुआ मेरे पास ये था एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बचा हुआ था, और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही टर्म बची हुई थी दोस्तों। मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ। ये हो जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और अपॉन में तो चल ही रहा था दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे भी यही है और यहाँ पे भी यही है, इससे मैंने ये काट दिया दोस्तों। बचा क्या मेरे पास, ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये ऑप्शन है मेरा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी होगा मेरा करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट 16 होल 2/3% per annum for 3 years is 6350. What will be the simple interest on the same sum at the same rate for 5 होल 2/3 years? तो दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा गया, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया आपको इतने परसेंट पे 3 साल में इतना हो गया। अब आपको पता है 16 होल 2/3% को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ दोस्तों 1/6। ये रेशोज जो है आपको याद रहनी चाहिए दोस्तों। अगर ये 1/6 है दोस्तों, 3 साल के लिए लगा मैं, मेरे पास ये इंटरेस्ट जो है ये आपका 3 साल के लिए लगा, तो मैं मान लेता हूँ लेट सपोज मैं मान लेता हूँ दोस्तों प्रिंसिपल जो था मेरा, प्रिंसिपल हो गया मेरा दोस्तों 6 का होल क्यूब, यानी कि मैंने 216 यूनिट प्रिंसिपल मान लिया। तो दोस्तों मैं सिंपली बताता हूँ आपको, 216 यूनिट अगर मैंने सिंपल इंटरेस्ट वो प्रिंसिपल मान लिया तो मेरा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में क्या क्या होने वाला है। फर्स्ट ईयर में जो मेरा प्रिंसिपल में इंटरेस्ट लगेगा, ये लगेगा मेरा इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल। इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल लगेगा मेरा कितना, 216 पे 1/6%, मतलब 16 होल 2/3% यानी कि 1/6 216 का हो जाएगा दोस्तों 36। तो सेकंड ईयर भी 36 ही लगेगा और थर्ड ईयर भी 36 लगेगा। प्रिंसिपल भी लग रहा है दोस्तों। अभी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट तो लगाया नहीं हमने, फिर अब लगाते हैं हम इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 36 पे इंटरेस्ट लगेगा। 36 पे जब इंटरेस्ट लगेगा, पहले साल का जो आपका प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट आया था उस पे लगना शुरू होगा आपका सेकंड ईयर में। ये 1/6 अगर मैं निकाल दूं दोस्तों इसका, तो ये आ जाएगा 6। अब सेकंड ईयर में क्या होगा, थर्ड ईयर में क्या होगा दोस्तों, थर्ड ईयर में सेकंड वाले से भी लगेगा और फर्स्ट वाले से भी लगेगा, यानी कि 1/6 इस पे भी और 1/6 इस पे भी। यानी कि मैं बोल सकता हूँ दोस्तों जब इसका आएगा तो 6 आएगा, उसका आएगा तो 6 आएगा, टोटल 12 इंटरेस्ट आ जाएगा मेरे पास। अब बात करूँ मैं थर्ड ईयर की, तो थर्ड ईयर पे इंटरेस्ट जो है, एक जो है आपके जो सेकंड ईयर के इंटरेस्ट, मतलब ये वाले इंटरेस्ट आए थे, इन पे भी तो दोस्तों इंटरेस्ट लगेगा। सेकंड ईयर वाला इंटरेस्ट ऐसे ही पड़ा रहेगा, अब थर्ड ईयर तक भी चला गया तो इस पर अगेन 1/6 लगेगा, यानी कि 1 यूनिट और लगेगा।
तो टोटल मैं कहूँ इससे कि सी आई कितना आया दोस्तों, सी आई आया इतना, इतना पार्ट मेरे पास सी आई का आया। और ये हो गया कितना गया दोस्तों, 36 का 3 टाइम्स प्लस 12 और 6 18 और 1 19, ये हो गया आपका दोस्तों 3 सिंह 18 की 8 हाथ लगी 1, 3 3 और 1 10 108 प्लस 19, ये हो गया आपका दोस्तों 9 और 8 17 और 1 हाथ लगी 1 और 1 2, 127 यूनिट्स आ गया। अब 127 यूनिट की वैल्यू आपकी दे दी दोस्तों 6350, यही तो दिया है आपको। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया है 6350, 127 की वैल्यू आपको 6350 दे दी, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 6350 अपॉन 127, और ये आ जाएगी दोस्तों आपकी 127 जो होता है 635, कैसे 5 7 35, हासिल लगी 2 5 2 10 3 13 और 5 कम 5 और 1 6, तो ये आपका 50 आ गया। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 50। अब पूछा गया आपको सिंपल इंटरेस्ट जो है आपका सेम सम पे, सेम सम यानी प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। भाई प्रिंसिपल माना था मैंने 216 यूनिट, 216 यूनिट अगर मैं प्रिंसिपल मान चुका तो 216 इंटू 50 आपका प्रिंसिपल हो गया। अब आपको पूछा गया कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। सिंपल इंटरेस्ट होता है दोस्तों PRT अपॉन 100, पी तो लिख दिया मैंने ये इंटू 50, आर कितना है मेरा, आर 16 होल 2/3% है, इसको लिख सकता हूँ मैं 16 होल 2/3% को 50/3 इंटू टी, टाइम कितना है, टाइम है आपका दोस्तों 5 होल 2/3, 3 5 15 2 17/3, 17/3 अपॉन में 100 आ गया दोस्तों। अब मैं इसे काट दूँ, 0 से 0 0 से 0 कट गया मेरा। अब ये आ गया 3 3 9, 9 से काटूंगा मैं, 9 दूनी 18 और 9 चौक 36, तो ये आ गया आपका दोस्तों 24 इंटू 25 इंटू 17, सही बात 24 इंटू 25 इंटू 17 आ गया मेरा। अब 25 24 को क्या लिख सकता हूँ मैं दोस्तों, इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन को ना माइंड खोल के करा करो। 24 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 6 चौक 24, इसको लिख दिया मैंने 6 इंटू 25 और 4 हो जाएगा 100, 25 चौक का 100 इंटू 17, तो आपको पता है दोस्तों 17 छिक्का 102 होता है, और ये लग गया 2 0, 10200, यानी ऑप्शन ए हो गया आपका इसका करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया दोस्तों आपको, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस है। इसमें कहा गया ए ट्रेन टेक्स टू होल 1/2 आवर्स लेस फॉर ए जर्नी ऑफ 300 किलोमीटर इफ इट्स स्पीड इंक्रीज बाय 20 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 192 किलोमीटर एट इट्स यूजुअल स्पीड, ये बोल दिया मैं। अब दोस्तों मैंने आपको एक फॉर्मूला पहले भी बताया, अब भी दोबारा ही बताता हूँ मैं। अगर आपका डिस्टेंस सेम है और दो डिफरेंट स्पीड से आप चलते हो तो होता क्या है दोस्तों, आप डायरेक्टली डिस्टेंस का फॉर्मूला बता सकते हो। ये होगा आपका S1 S2 अपॉन S2 माइनस S1, एब्सोल्यूट डिफरेंस लेना दोस्तों, इनटू डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब टाइम का एब्सोल्यूट डिफरेंस, मतलब कि T1 माइनस T2 या T2 माइनस T1। अब यहाँ पे मेरे को डिस्टेंस की जर्नी का डिस्टेंस दिया है वो 300 किलोमीटर दिया, तो 300 मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। S1 मैं मान लेता हूँ दोस्तों S थी, अब 20 किलोमीटर स्पीड इंक्रीज कर दिया तो ये हो गया S+20। अब इनका एब्सोल्यूट डिफरेंस आ गया दोस्तों 20, S+20 माइनस S यानी कि 20, और टाइम दिया मुझे 2 घंटे 2.5 आवर्स जो है कम लगते हैं, यानी कि 2 दूनी 4 और 1 5/2, 5/2 घंटे कम लगते हैं, तो इनका डिफरेंस आ गया 5/2। अगर मैं इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लूँ दोस्तों तो ये हो गया 5 चौक 20, 4 दूनी 8, 8 या 24, तो 2400 की वैल्यू आ गई आपकी S इंटू S+20। तो दोस्तों 2400 को मैं याद ध्यान से देखो, आप 2400 को किस तरह से लिख सकते हो, इस तरह से लिख सकते हो आप 2400 को लिख सकते हो आप 4 × 24 यानी कि 40 इंटू 60 लिख सकते हो। अगर मैं इसको इस तरह से कंपेयर कर लूँ तो ये यहाँ पे डायरेक्टली आपको पता लग गया कि S की स्पीड जो है 40 हो गई, मतलब उसकी ओरिजिनल स्पीड 40 है और इंक्रीज स्पीड हो गई 60। अब हमें कहा गया हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर एट डिस्टेंस ऑफ 192 किलोमीटर एट इट्स यूजुअल स्पीड। यूजुअल ध्यान से याद रखिए, यूजुअल स्पीड है हमारी उसकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर यूजुअल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, और आपका टाइम लगेगा दोस्तों डिस्टेंस 192 अपॉन स्पीड 40, तो ये आ गया आपका दोस्तों 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32, यानी कि 4.8 आवर्स, 4.8 आवर्स जो है आपका टाइम लगा दोस्तों। चलिए दोस्तों ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपका द गिवन टेबल रिप्रेजेंट्स द एक्सपोर्ट्स, ये आपका वही डी आई है, सेम डी आई। तो इसमें क्वेश्चन कहा गया है टोटल एक्सपोर्ट ऑफ आइटम ए फ्रॉम 2012 से 14, 2012 से 14 का ये और ये एक्सपोर्ट्स हो गए, इज व्हाट परसेंटेज लेस देन द टोटल एक्सपोर्ट्स इन 2015। 2015 में टोटल एक्सपोर्ट जो है उससे कितना कम है दोस्तों, तो 2015 में हुए टोटल आपके 400 प्लस 209 प्लस 306 प्लस 275, और आपके 2012 से 14 तक ए में कितने हुए थे 225 प्लस 370 प्लस 425, इनको ऐड करेंगे हम दोस्तों तो आ जाएगा 225 प्लस 425 ये हो गया आपका 650, 650 प्लस 370 आपका आ गया 6 3 9 और 9 और 900 प्लस 120 हो गया आपका 1020।
अब बात करें इनकी टोटल की, तो ये आ गया आपका दोस्तों 4 2 6 6 3 9 9 2 11 1175 प्लस 15 9 6 15, ये आ गया आपका दोस्तों 1190। अब 1190 1020 से कितना कम है दोस्तों, ये हो गया आपका टोटल 170 कम है, और आपको परसेंटेज निकालनी है 1190 के कंपैरिजन में, तो ये हो गया आपका इंटू 100। इसे अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करें दोस्तों, तो 119 को मैं लिख सकता हूँ 120 भी, ज़्यादा अंतर तो आएगा नहीं दोस्तों, 1700 अपॉन 120, ये आ गया आपका ये। और अब इसको मैं सॉल्व करूँ तो ये हो गया आपका 12 कम 12 बचा कितना 50, 12 12 चौक 48 बचा 20, मतलब कि हो गया अब आपका 12 कम 12 मतलब 14 पॉइंट समथिंग आएगा दोस्तों। हमने थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन किया था, तो 14 पॉइंट समथिंग किसमें है आपका ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया, अलजेब्रा का क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर माइनस 2√5 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 दे दिया आपको दोस्तों, और आपको पूछ लिया एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5। ये आपको पता होना चाहिए, आपको इसको निकालने के लिए एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तो हम दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब मैं इसको पूरी इक्वेशन को एक्स से डिवाइड कर दूँ तो याद आएगा मेरे पास एक्स माइनस 2√5 प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ से मेरे को मिल गया एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 2√5। अब आपको पता है दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों आपकी इसका होल स्क्वायर, मतलब अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ इसका स्क्वायर कर दूँ तो आपका आ जाएगा मेरे पास 4 पंजे 20, और माइनस में क्या करना पड़ता है दोस्तों -2, क्योंकि यहाँ पे आपका 2 अगर आप स्क्वायर करोगे तो 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स आएगा, और ये हो जाएगा 2, यानी कि आपका होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर -2 से, तो ये आपका आ गया 18 दोस्तों। अब एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू भी निकाल देते हैं। अगर मैं आपको बता दूं अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आपकी a है, तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू होगी आपकी a क्यूब माइनस 3a, यानी कि कितनी वैल्यू थी यहाँ पे 2√5, तो हो जाएगी आपकी 2√5 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2√5। इनको याद कर लो दोस्तों, ये सारे छोटे छोटे फॉर्मूले जो हैं ये बड़े इजीली आपको बड़ा हेल्प कर देते हैं, टाइम बच जाता है आपका, 2-4 सेकंड भी बचा देते हो आप एक क्वेश्चन में, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसका क्यूब निकालोगे तो आपका आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40, 40√5 माइनस 3 दूनी 6√5, ये हो गया आपका दोस्तों 34√5। अब आपको पूछा गया इन एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5, तो इसको अगर मैं इन दोनों के प्रोडक्ट निकाल दूँ, अगर एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की प्रोडक्ट निकाल दूँ दोस्तों, तो ये आ जाएगा मेरे पास 34√5 इंटू 18, 34√5 इंटू 18। ये अब आपको इसको सॉल्व करोगे दोस्तों तो आपका आ जाएगा एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन वो एक्स की पावर 5 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 इक्वल्स टू, यह आपका आ गया दोस्तों 34 इंटू 18 कर लो, 18 चौक आपका हो गया 72, कैरी ओवर लग गया आपका दोस्तों 7, 18 तिया 54, 54 प्लस 7 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 54 प्लस 7 हो जाएगा आपका 61, 612√5 आ गया दोस्तों। अब x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू तो आपको पहले से पता थी, ये तो दी थी हमने, ये तो अभी निकाली थी हमने 2√5 एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू, तो यहाँ से मेरे को पता लग गया दोस्तों x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई आपकी 612√5 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स यानी कि 2√5, ये आपका टोटल आंसर आ गया दोस्तों 610√5। और ये कौन सा ऑप्शन है आपका देख लो जरा, ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है, एकदम कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ इसमें करने को है नहीं। डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर ए इज a प्लस बी यूनिट्स, मतलब कि एक स्क्वायर है दोस्तों जिसका डायगोनल है उसकी वैल्यू है आपकी a प्लस बी यूनिट्स। अब आपने क्या काम किया, ए व्हाट इज द एरिया ऑफ इन स्क्वायर यूनिट ऑफ द स्क्वायर ड्रॉन ऑन द डायगोनल ऑफ स्क्वायर बी हुज एरिया इज ट्वाइस द एरिया ऑफ स्क्वायर ए, मतलब कि इसका एरिया जो है दूसरा स्क्वायर बी है, ये स्क्वायर ए है ये स्क्वायर बी है, इसका एरिया जो है इसका ट्वाइस है। अब इसके डायगोनल की बात करें हम, अगर इसकी डायगोनल की वैल्यू निकाल लें तो हमें पता लग जाएगा दोस्तों कि इसका एरिया क्या है, मतलब इस पे बनने वाला एक स्क्वायर होगा ना उसके बारे में पूछा गया हमें, इस डायगोनल को साइड मान के एक स्क्वायर अगर हम बनाएं और तो उसका एरिया पूछा है हमें, उस और किसी उसका ये इसका एरिया नहीं पूछा हमें बी का, हमें पूछा है इस डायगोनल से जो स्क्वायर बनेगा उसका एरिया क्या होगा। तो आपको पता है दोस्तों डायगोनल एरिया क्या होता है दोस्तों, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है आपका हाफ इंटू डी स्क्वायर, मतलब कि डायगोनल का होल स्क्वायर हाफ इंटू डी स्क्वायर। तो अगर मैं बात करूँ स्क्वायर ए का एरिया अपॉन स्क्वायर बी का एरिया कितना कितना हो जाएगा दोस्तों, ये d1 स्क्वायर हो गया इसका डायगोनल और इसका d2 स्क्वायर हो गया, तो मुझे बस d2 की वैल्यू निकालनी है। ये तो पता ही था दोस्तों आपका स्क्वायर बी का एरिया जो है ट्वाइस है इसका, तो मैं लिख दूंगा ये 1/2 की वैल्यू हो गई आपकी, और ये था आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर
अपॉन d2 स्क्वायर। d2 की मुझे वैल्यू निकालनी है, तो d2 की वैल्यू आ गई आपकी दोस्तों √2a प्लस b। अगर आपको d2 डायगनल की जो इसका डायगनल है इसकी वैल्यू पता लग गई √2a प्लस b है दोस्तों, तो आप बता नहीं सकते कि इसका एरिया कितना होगा। इससे अगर हम साइड मान लें तो उससे जो स्क्वायर बन रहा है उसका एरिया, स्क्वायर का एरिया होता है दोस्तों साइड का होल स्क्वायर है, और साइड अब हमारी ये डायगनल है, तो ये हो गया दोस्तों 2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी आपका हो गया करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका DI अगेन। इसमें कहा गया आपको टोटल एक्सपोर्ट ऑफ आइटम डी इन 2010, 12, 14 इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ ऑल द 4 आइटम्स इन 2011 एंड 2012। 2011 एंड 2012 में सारे के सारे टोटल जो एक्सपोर्ट्स हुए हैं उनका निकालना है, और आइटम डी का 2010 में 2010 सॉरी आइटम डी का 2010 में, 2012 में और 2014 में ये था। तो दोस्तों आइटम डी का 2010 में 214 हो गया, ये 247 हो गया और 309 हो गया। इनका सम कितना आया दोस्तों, 9 प्लस 7 कितना हो गया 16, 16 प्लस 4 20, तो इसको लिख देते हैं 20। अब ये करें हम जोड़ें तो 4 और 1 5 और 5 आ गया आपका दोस्तों, ये तो 50 हो गया। अब ये करें तो 3 2 5 और 5 और 2 7, 700, तो ये आ गया टोटल आपका 770 दोस्तों। अब हमें निकालना है 11 और 12 का टोटल जोड़ के, ये आपका 250 प्लस 134 प्लस 244 प्लस 282 प्लस में 250 वो 225 138 प्लस 230 प्लस 247, इनको ऐड कर लेते हैं दोस्तों। 4 यूनिट डिजिट ऐड कर लें पहले, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 5 15, 15 और 8 23, 23 प्लस 7 40, 23 प्लस 7 30, तो टोटल ये 30 हो गया दोस्तों। फिर टेंस प्लेस को जोड़ दें, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 2 22, 22 प्लस 3 25, 25 प्लस 3 28, 28 और 4 32, यानी कि आपका हो गया दोस्तों 320। प्लस कर लेते हैं अब, 2 और 1 3, 2 5, 5 और 2 7, 7 2 9, 9 और 1 10, 10 2 12, 12 और 2 14, तो ये हो गया आपका दोस्तों 1400। तो ये टोटल कितना आ गया दोस्तों, 14 और 3 17, 1750। हाँ तो दोस्तों आपको अब यहाँ पे पूछा गया कि 770 जो है 1750 का कितना परसेंट है, तो बस यहाँ पे क्या काम करो 1750 इंटू आपका 100 आ गया, ये आपका 0 से 0 कट गया, 25 पंजे 125, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 और 25 चौका 100, और ये आ गया आपका 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो ये आपका टोटल 44% आ गया एग्जैक्टली। तो 44% है आपका ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका सही आंसर दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया कि एक शॉपकीपर जो है 80 kg ऑफ राइस, ये शॉपकीपर बॉट 80 kg ऑफ राइस एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, उसने 10% के डिस्काउंट पे 80 kg राइस खरीद लिया। बिसाइड्स 1 kg राइस वाज ऑफर्ड फ्री टू हिम ऑन द परचेज ऑफ 20 kg ईच, हर 20 किलो की परचेज पे उसे 1 किलो और एक्स्ट्रा राइस मिल गया। इफ़ ही सेल्स द राइस एट द मार्क प्राइस पे अगर वो बेच दे तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा दोस्तों। अब उसे डिस्काउंट पे मिला है, मैं बोलता हूँ कि दोस्तों 1 kg का जो मार्क प्राइस रहा होगा वो 1 रुपया ही रहा होगा। अब उसे क्या मिला, 80 kg का जो राइस है वो 10% डिस्काउंट पे मिल गया, मतलब मैं बोलता हूँ 80 kg का जो पहले प्राइस रहा होगा वो 80 रुपीज़ रहा होगा, बट उसे 10% डिस्काउंट मिला है तो उसे 90% ऑफ 80 रुपीज़ पे मिला होगा दोस्तों 80 kg राइस। ये हो गया आपका 0.9 इंटू 8 यानी कि 72 रुपये का मिला उसे दोस्तों। 80 kg राइस जो है उसको 72 रुपीज़ का मिला, बट उसे 80 kg पे 4 किलो राइस और मिलेगा एक्स्ट्रा, क्योंकि हर 20 kg पे उसे 1 kg एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि 84 kg जो राइस है उसे वो 72 रुपीज़ का पड़ा है। अब साथ में मैं अब ये भी बोल सकता हूँ कि दोस्तों 84 kg का जो मार्क प्राइस रहा होगा वो तो 84 रुपीज़ ही रहा होगा, क्योंकि मैंने 1 kg का 1 रुपये माना हुआ है। तो अब मुझे बस क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे ये तो मेरा हो गया सेलिंग, ये हो गया मेरा क्या बोलते हैं उसने कॉस्ट प्राइस हो गया ये शॉपकीपर का, और ये हो गया उसका सेलिंग प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस भी मिल गया मेरे को, सेलिंग प्राइस भी मिल गया मेरे को प्रॉफिट बताना है दोस्तों। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है आपका दोस्तों प्रॉफिट परसेंटेज SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। ये हो गया आपका दोस्तों 84 माइनस 72 कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका 8 4 12, 12 अपॉन CP यानी कि 72 इंटू 100, ये हो गया आपका 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 12 6 72, ये हो गया आपका दोस्तों 100/6, और 100/6 को क्या लिख सकता हूँ मैं दोस्तों 16 होल 2/3%। ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपको कॉन्सेप्ट ठीक है पाइप एंड सिस्टम के तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, वैसे इजी क्वेश्चन है वैसे। तो इसमें कहा गया पाइप ए जो है और बी जो है वो एलोन जो है 10 घंटे और आपका 40 घंटे में भर देते हैं टंकी को। ये हो गया आपका टाइम फिलिंग का ए के द्वारा और बी के द्वारा। लेट सपोज चलो मैं दोस्तों एक वर्क मान लेता हूँ, अज्यूम कर लेता हूँ, इनके LCM को वर्क ही मान लेता हूँ।
यानी कि ये हो गया आपका 40 यूनिट्स। 40 यूनिट्स मैंने वर्क मान लिया, अज्यूम करा है मैंने दोस्तों। अब मेरे पास एफिशिएंसी की बात आएगी तो मैं एफिशिएंसी कैसे बोल दूंगा कि एफिशिएंसी किसकी कितनी है। एफिशिएंसी की बात करूँ तो मैं वर्क डन क्या होता है दोस्तों, टाइम इनटू एफिशिएंसी। तो ये हो जाएगी एफिशिएंसी ए की हो जाएगी 4 और बी की हो जाएगी एफिशिएंसी 1। तो मुझे ए की एफिशिएंसी पता लग गई, बी की एफिशिएंसी पता लग गई। अब मैं मेरे को ये कहा गया कि इफ़ ऑल द 3 पाइप्स, आगे क्या कहा गया हमें लैंग्वेज में, इफ़ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपनड साइमल्टेनियसली इट टेक्स 80 मिनट्स मोर टाइम देन व्हाट ए एंड बी टुगेदर टेक टू फिल द टैंक। तो ए और बी टुगेदर कितना ले रहे हैं दोस्तों टाइम, ए और बी टाइम ले रहे हैं आपका, ये हो जाएगा आपका टोटल वर्क अपॉन उनकी टोटल एफिशिएंसी यानी कि 5। ये हो गया आपका 8 आवर्स ले रहे हैं ए और बी मिलके। अब उन्होंने कहा कि 80 मिनट ज़्यादा लगते हैं, 80 मिनट ज़्यादा लगते हैं अगर सी उनको ज्वाइन कर ले तो। सी एक खाली करने वाला पाइप है ना कि भरने वाला, इसलिए उसको 80 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं ए और बी को टुगेदर काम करने में। तो 80 मिनट कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 9 आवर 20 मिनट, 9 आवर 20 मिनट। तो इसको मैं लिख सकता हूँ फ्रैक्शन में लिखूंगा तो 9 + 2 अपॉन 6 20 अपॉन 60। ये हो गया आपका 1 और ये हो गया 3, 9 30 27 और 28/3 घंटे लग रहे हैं दोस्तों उसको। अब ए बी और सी को मिलके, ए बी और सी को मिलके, ए प्लस बी तो पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं और सी जो है उनका नेगेटिव वर्क कर रहा है, तो उनको मिलके 28/3 आवर्स में वो पूरा का पूरा भर देते हैं। अब ये 28/3 आवर्स में अगर पूरा भर रहे हैं तो उनकी एफिशिएंसी क्या होगी, एफिशिएंसी जो होगी दोस्तों ए बी और सी की एफिशिएंसी हो गई आपकी 40/28 × 3। ये हो गया आपका दोस्तों 4 7 28, 4 2 40 यानी कि 30/7 जो है ये एफिशिएंसी हो गई ए बी और सी की। अब ए और बी की तो एफिशिएंसी आपको पता है, एफिशिएंसी हम डायरेक्टली ऐड कर लेते हैं दोस्तों। तो एफिशिएंसी ए और बी की आपकी 5 है, सी की एफिशिएंसी आप यहाँ से निकाल दोगे, सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, सी की एफिशिएंसी आ जाएगी आपकी दोस्तों 5 - 30/7, ये आ गई आपकी 5/7। तो 5/7 एफिशिएंसी से खाली कर देता, मतलब कि हर घंटे, मतलब वो 5/7 पार्ट जो है, 5/7 वर्क यूनिट जो है, 5/7 यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी, मतलब टोटल 40 यूनिट्स की कैपेसिटी है, तो 5/7 यूनिट्स जो है वो टैंक का वो खाली कर देता है हर घंटे में। ये मतलब है सी की एफिशिएंसी का। अब हमें पूछा गया कि ए और बी मिलके अगर 7 घंटे तक खुले रहें, ए और बी मिलके 7 घंटे तक खुले रहें, तो ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की एफिशिएंसी 1 है, तो वो 7 घंटे में कितना काम कर देंगे दोस्तों, 7 घंटे में कितनी टंकी भर देंगे, वो भर देंगे आपके टोटल 5 × टोटल 4 और 1 5 एफिशिएंसी होगी, टोटल एफिशिएंसी उनकी 5 हो गई, मतलब 1 घंटे का काम उनका 5 यूनिट हो गया। तो 7 घंटे उन्होंने काम करा तो 35 यूनिट्स उन्होंने भर दिया। अब 35 यूनिट्स भरा हुआ है दोस्तों, उसे खाली करना है सी को, ना कि बचे हुए काम को उसे पूरा करके और भरेगा, क्योंकि वो भर तो सकता ही नहीं। तो 35 यूनिट जो भर गया उसको खाली करेगा वो। तो यहाँ पर सी के लिए काम जो खाली करने के लिए बचा है वो 35 यूनिट्स बचा है। और काम वो कितनी एफिशिएंसी से काम खत्म करता है, वो 1 घंटे में 5/7 यूनिट्स खत्म कर दे रहा है, पानी को खत्म निकाल दे रहा है 5/7 यूनिट्स ऑफ पानी को। यानी कि ये हो गया आपका 5 × 7, 5/7 से डिवाइड कर दिया हमने यहाँ पे। ये आ गया आपका दोस्तों 5 7 35 यानी कि 49 आवर्स, 7 × 7 यानी 49 आवर्स में पूरी की पूरी टंकी को खाली कर देगा, जो 7 घंटे मिलके ए और बी ने भरी थी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आ गई ना आपका डीआई का क्वेश्चन। इसमें क्या कहा गया, इन विच ईयर एक्सपोर्ट ऑफ बी वर 1.4 टाइम्स द एवरेज एक्सपोर्ट्स ऑफ बी ड्यूरिंग 6 ईयर्स। बी कहाँ है आपका, ये ड्यूरिंग 6 ईयर्स, मतलब आपको टोटल कैलकुलेट करना है। ये आ जाएगा आपका दोस्तों 128 + 134 + 138 + 169 + 182 + 209। अगर मैं इसके यूनिट डिजिट्स को ऐड करूँ तो 8 4 12, 12 8 20, 20 9 29, 29 2 31 और 31 और 9 40, 40 हो गया दोस्तों। टेंस प्लेस को ऐड कर लेते हैं, 3 2 5, 5 3 8, 8 6 14, 14 और 8 हो गया आपका दोस्तों 22, 22 यानी कि 220। 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5 और 5 और 2 7, 700। तो टोटल सम कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया आपका 700 + 200 900, 960, 960 आपका टोटल सम आ गया। और इसका 6 टाइम्स, मतलब इसका एवरेज निकालूंगा तो मैं दोस्तों एवरेज आ जाएगा, डिवाइड बाई 6 कर देता हूँ, 6 कम 6, 6 6 36, 160 आ गया दोस्तों। अब हमें कहा गया कि 1.4 टाइम्स ऑफ द एवरेज, यानी कि 160 का 1.4 टाइम्स कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका, डिवाइड कर दो 10 से, तो 14 × 6 कितना हो जाएगा आपका, 14 × 6 हो जाएगा आपका दोस्तों 84, 14 6 जा 84 यानी कि 4 और कैरी ओवर लगा 8, 14 1 जा 14 + 8 हो गया आपका 224। तो 224 जो सेल हुआ है, एक्सपोर्ट जो है 224 करोड़ का, वो कौन से ईयर में हुआ है दोस्तों, डी के। तो 224 हुआ है आपका 2013 में,
एग्जैक्टली 224 हुआ है और ये हुआ है आपका 2013 में। आपका ऑप्शन ही हो जाता है करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया हमें 5 साइन थीटा की वैल्यू दी गई हमें 4। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? ये आ गई आपकी 4/5। साइन थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 4/5। अब आपको पता है दोस्तों ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर आपको पता है हाइपोटेन्यूज 5 है, परपेंडिकुलर 4 है, आपको पता है 3 4 5 जो है एक ट्रिपलेट होता है। तो बेस कितना हो गया दोस्तों? बेस हो गया आपका 3। अब हमें सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है, कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। कॉस थीटा कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि हो गया आपका 3/5 और सेक थीटा इसका उल्टा हो जाएगा यानी कि 5/3। अब टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा होगा पी अपॉन बी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हो गया आपका 4/3। तो कॉट थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका दोस्तों 3/4। अब बस वैल्यू पुट कर दो आप। सेक थीटा की वैल्यू कितनी थी? 5/3 प्लस कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है? 3/4। ये हो गया आपका 4 × 3/4 अपॉन 4 इंटू ये हो गया आपका टेन थीटा की वैल्यू 4/3 थी माइनस 5 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 3/5 थी। 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया, ये आपका आ गया 3 3 9 5 14/3 अपॉन ये आ गया आपका दोस्तों 4 चक 16, 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 हो गया 7/3। 3 से 3 कट गया दोस्तों, आपका 14/7 आ गया, ये आ गया आपका 2। और 2 आपका ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया? इन एन एग्जामिनेशन इन विच द फुल मार्क्स वर 500 और ए स्कोर 25% more marks than B scored 60% more marks than C scored 20% less marks than D. If A scored 80% marks, then the percentage of marks obtained by D. तो दोस्तों इसकी जरूरत भी नहीं है हमें, 500 मार्क्स आए हैं, इसकी कुछ बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे इसको। अब मैं बात करूँ ए और बी के बारे में। ए के मार्क्स जो आए हैं वो 25% ज़्यादा है, तो सबसे पहले तो आप ये लिख दो दोस्तों। 25% को आप क्या लिखोगे? 25% को लिखेंगे हम 1/4। 60% को क्या लिखेंगे हम? 60% को लिखेंगे हम दोस्तों 3/5। सिमिलरली हम लिखेंगे दोस्तों आपका ये लास्ट में लिखा हुआ है 20% को लिखेंगे हम दोस्तों 1/5 और 80% को लिखेंगे हम दोस्तों 4/5। तो बस अब यही लिखना है हमें। ए के मार्क्स बी से कितने ज़्यादा हैं दोस्तों? ए के मार्क्स बताए गए हमें 25% ज़्यादा हैं, यानी कि अगर बी के मार्क्स जो हैं 5 थे, वो बी के मार्क्स अगर 4 थे तो ए के मार्क्स 5 हो जाएंगे, यानी कि ए के मार्क्स 5/4 ऑफ बी हो जाएंगे। अब हमें कहा गया कि बी स्कोर 60% मोर मार्क्स देन सी, तो मैं बी को हटा के लिख सकता हूँ दोस्तों। बी को लिख सकता हूँ मैं हटा के 5, अगर सी के मार्क्स 5 हैं तो बी के मार्क्स आ जाएंगे 8, यानी कि 8/5 ऑफ सी। अब सी को हटा के क्या लिख सकता हूँ मैं? ये लिखा गया कि सी स्कोर 20% लेस मार्क्स दैन डी, तो मैं लिख सकता हूँ दोस्तों अगर सी डी के 5 आए होंगे तो सी के आ जाएंगे 4 मार्क्स, यानी कि इंटू 4/5 इंटू डी। अब ए के मार्क्स जो है 80% आए हैं दोस्तों। ए के मार्क्स अगर 80% आए हैं तो हमें डी के निकालने हैं, तो मैं लिख सकता हूँ दोस्तों ए को डायरेक्टली 40% यानी कि 4/5। अब इसे मैं सॉल्व करूँ दोस्तों तो 5 से आपका 5 कट गया, 4 से आपका 4 कट गया, ये वाले 5 से वाला 5 कट गया, 4 दूनी 8। तो डी के मार्क्स हो गए आपके 1/2। 1/2 को क्या लिखोगे आप दोस्तों? 1/2 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो मैं 1/2 इंटू 100 यानी कि आपका 50। तो दोस्तों 50% मार्क्स जो हैं आपके आए हैं, 50% मार्क्स, यानी ऑप्शन बी जो होगा आपका। बी और सी यहाँ पे दोनों सेम आ गए हैं दोस्तों। इसको कुछ और मान लेते हैं, इसको 48% मान लो, ये इस तरह से दिया होगा। तो ऑप्शन बी मतलब 50% आपका पता लग गया, आपको 50% आपका सही आंसर है दोस्तों। 50% इज द मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया आपको? 2 कॉर्ड्स ए बी और सी डी जो है एक सर्कल की विद सेंटर ओ इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी। मतलब एक सर्कल बनाते हैं दोस्तों। अब इसमें कहा गया कि 2 कॉर्ड्स हैं ए बी और सी डी। ए बी और सी डी आपकी 2 कॉर्ड्स हैं, लेट सपोज हमारी एक बी कॉर्ड होगी ये। अब सी डी कॉर्ड की बात हुई तो सी डी कॉर्ड हो गई हमारी ये सी और डी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, तो इसमें बड़े ध्यान से अटेंशन से दोस्तों अभी पेन रख दो। क्वेश्चन को सॉल्व करना बाद में, एक बार देख लो, अगर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो ठीक है, अच्छी बात है, बट अब समझ लो दोस्तों इसको। अब ओ सेंटर है इसका। अब हमें कहा गया है कि दोस्तों बी ओ सी एंगल बी ओ सी जो है आपका वो कितना दिया गया है? एंगल बी ओ सी आपको पता करना है दोस्तों। और आपको दिया गया एंगल ए पी सी 95 डिग्री दिया गया है, और आपको दिया गया एंगल ए ओ डी। अब ए ओ डी की बात करूँ मैं तो ये दोस्तों ये आ गया ए ओ डी दिया गया आपको दोस्तों 110 डिग्री। अब आपको पता है ए ओ डी अगर 110 डिग्री है दोस्तों, ए ओ डी अगर आपका 110 डिग्री हो गया, तो आपको पता है कि अगर मैं सेंटर पे एक एंगल बनाऊँ, एक 2 पॉइंट से ए और बी 2 पॉइंट से अगर मैं सेंटर पे एंगल बनाऊँ, मतलब कि मेरा एक आर्क जो है वो सबस्टेंड कर रहा है सेंटर पे एक एंगल थीटा, तो सरकमफ्रेंस पे कितना एंगल सबस्टेंड करेगा? वो करेगा θ/2 दोस्तों। कहीं पे भी बना दूँ मैं, यहाँ पे बना दूँ, यहाँ पे बना दूँ, सब जगह θ/2 ही आएगा।
तो यानी कि अगर मैं ए और डी पॉइंट से ओ पे जो एक एंगल बना रहे हैं, सबटेंड हो रहा है, वो 110 डिग्री है, तो मैं बोल सकता हूँ दोस्तों ए सी डी जो है, एंगल ए सी डी कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, यानी कि 55 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ रही होगी बात दोस्तों यहाँ तक आपको। अगर ए सी डी 55 डिग्री हो गया तो ट्राइंगल ए पी सी को कंसिडर कर लेता हूँ मैं। ट्राइंगल ए पी सी को कंसिडर करूँ तो एंगल ए प्लस 95 डिग्री प्लस 55 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी आपकी 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी दोस्तों, 180 माइनस 95 आपका 14 और 150 डिग्री, यानी कि आपका आ गया 30 डिग्री। एंगल सी ए पी की वैल्यू यानी कि एंगल ए की वैल्यू आपकी 30 डिग्री आ गई है दोस्तों। अब आपको ध्यान देने की बात है, अब आप इस फिगर में सिर्फ इतना कंसीडर करोगे, ये आपका पॉइंट हो गया सी, ये आपका पॉइंट हो गया दोस्तों ए पॉइंट हो गया, सी ए बी ये मान लेता हूँ मैं, और ये आपका ओ पॉइंट है, और ये बी ओ सी है। अब ये बी ओ सी है, आपको सी ए बी पता लग गया 30 डिग्री है, इसका नहीं बता सकते आप दोस्तों, इसका ट्वाइस हो जाएगा 2 × 30 यानी कि आपका हो गया 60 डिग्री। बस आपको इतना ही पूछा था एंगल बी ओ सी कितना है, एंगल बी ओ सी आपका 60 डिग्री है। ये दोस्तों परसेंटेज गलत लगे हुए हैं, इनको हटा दो आप, ये सिर्फ डिग्री में एंगल, डिग्री 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 और डिग्री, तो 60 डिग्री आपका ऑप्शन नंबर डी है, तो ऑप्शन डी हो गया आपका करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 अगेन एक अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें कहा गया आपको एक ट्राइंगल ए बी सी है जिसमें एंगल सी 90 डिग्री है, तो ये हमने बना लिया ट्राइंगल ए बी सी। ये हो गया आपका ए बी सी, इसमें 90 डिग्री एंगल है, एंगल सी। अब इसमें ए सी दिया गया आपको 5 सेंटीमीटर, बी सी दिया गया आपको 12 सेंटीमीटर, और आपको कहा गया कि द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल ए का बाइसेक्टर जो है वो मीट करता है बी सी को डी पॉइंट पे। अब आपको कहा गया लेंथ ए डी की लेंथ क्या है, ए डी की लेंथ बतानी है आपको दोस्तों। आपको ए डी की अगर लेंथ चाहिए तो आपको सी डी की लेंथ चाहिएगी सबसे पहले। अगर आपको सी डी की लेंथ पता लग गई तो दोस्तों आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के एंगल ट्राइंगल ए सी डी में आप ए डी की वैल्यू निकाल सकते हो। अब एक प्रॉपर्टी बताता हूँ मैं आपको, सबने पढ़ी भी होगी बचपन में, अगर भूल गए हैं तो मैं दोबारा याद दिला देता हूँ। अगर कोई एंगल बाइसेक्टर है, मतलब एंगल बाइसेक्टर जो है उसके अपोजिट जो साइड्स हैं, यानी कि यहाँ पे सी डी है और यहाँ पे डी भी है, वो जो आपकी डिवाइड होती हैं यहाँ पे दोस्तों, तो वो जो डिवाइड होती हैं दोस्तों वो किस रेशो में डिवाइड होती हैं, वो उस रेशो में डिवाइड होती हैं जिसमें ये जो साइड में जो कि अपोजिट साइड है उससे अलग जो दो साइड्स हैं उनके रेशो में डिवाइड होती हैं। यानी कि यहाँ पे 5 है, अगर आपको पता है ट्राइंगल में ट्रिपलेट क्या होता है दोस्तों, 5 12 13 का, तो ए बी हो जाएगी यहाँ पे 13। तो आपका सी डी का जो रेशो होगा, सी डी रेशो डी बी जो होगा वो दोस्तों होगा ए सी रेशो ए बी, यानी कि 5:13 होगा आपका। यानी कि अगर ये 5:13 है दोस्तों, सी डी 5:13 है, तो मैं बोल सकता हूँ सी डी की वैल्यू कितनी होगी, सी डी की वैल्यू होगी दोस्तों 5/5 + 13 इंटू टोटल थी यूनिट एक्चुअली में 12 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपके दोस्तों 5/18 इंटू 12, ये आ गया आपका 36/18 और 6 दूनी 12 यानी 10/3। हाँ तो दोस्तों आपको सी डी की वैल्यू पता लग गई। अब ए डी की वैल्यू निकाल सकते हैं आप, ए डी का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। ये हो गया आपका दोस्तों ए डी का स्क्वायर निकालना है, हमें ए सी का स्क्वायर पता है 5 का स्क्वायर 25 प्लस सी डी का स्क्वायर यानी कि 100/3। अभी आपका टोटल आ जाएगा ए डी का स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा आपका दोस्तों ए डी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ये, और ये आ जाएगा आपका दोस्तों 25 या 75, 175 बटे आपका 100/9, यहाँ पे 9 आएगा दोस्तों, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो ये हो गया आपका अंडर रूट 175/9, यानी कि आपका आ गया दोस्तों 25 या 75 होता है, तो ये हो गया आपका दोस्तों 5√3/3। 5√3/3 कहाँ पे है, ये आ गया, ओहो 9 है ना यहाँ पे दोस्तों, 25 + 100 होगा यहाँ पे, यानी कि 325 निकालोगे आप, तो 25 इंटू आप क्या करोगे, 25 250 होता है, और आपका जो है ये आपका 325 यानी 25 से कम 25 और 25 या 125 पर 25 या 75, तो ये आपका 5√13/3 आ जाएगा दोस्तों। 5√13/3 यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें कहा गया हमें रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी 8 ईयर्स अगो। 8 ईयर्स अगो की बात कर रहे हैं यहाँ पे। 8 ईयर्स अगो ए और बी का जो एजेस का रेशो था वो दोस्तों वो था 2:3। अब 4 ईयर्स अगो क्या हुआ, 4 ईयर्स अगो के लिए एक और इन्फॉर्मेशन दी है हमें। 4 ईयर्स अगो द रेशियो ऑफ देयर एजेस वाज 5:7, तो 5:7 हो गया दोस्तों। व्हाट विल द रेशियो ऑफ देयर एजेस 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो आपको एक चीज़ याद रखनी होगी दोस्तों, बस एक ही कॉन्सेप्ट है प्रॉब्लम वन एजेस में, कि आपका जो है ना, अगर आप कभी भी मतलब अगर दो लोगों की एजेस को कंपेयर कर रहे हो तो उनका डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। मतलब वो कितने भी साल बाद उनकी एजेस हो जाएं, मतलब कि आप 50 साल बाद एक बच्चे और माँ बाप के बीच में अगर 5 साल का डिफरेंस है, तो मतलब माँ बाप और एक छोटे बच्चे के बीच में अगर 20 साल का डिफरेंस है, तो हमेशा 20 साल तक ही रहेगा, चाहे वो 10 साल बाद देखो आप, 50 साल बाद देखो, डिफरेंस 20 साल का ही रहेगा दोस्तों। बस हमें यही पता है, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ईजीली सॉल्व कर जाओगे। कैसे दोस्तों, अब यहाँ पे 2:3 यानी कि डिफरेंस यहाँ पे 1 यूनिट दिया हुआ,
और यहाँ पे क्या 5:7 यानी डिफरेंस दिया हुआ है यहाँ पे 2 यूनिट, आपको सेम डिफरेंस करना पड़ेगा, यानी कि इंटू 2 कर दें अगर हम यहाँ पे इसमें, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 8 ईयर्स अगो वाला जो रेशो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4:6, और यहाँ पे 4 ईयर्स अगो वाला रेशो हो जाएगा दोस्तों आपका 5:7। अब डिफरेंस यूनिट का सेम आ गया दोस्तों, अब डिफरेंस सेम आ गया। हमें बोला गया कि ये 8 साल पहले की बात है और ये 4 साल पहले की बात है, तो टोटल 4 साल पहले और 8 साल पहले में कितना डिफरेंस है, 4 साल का डिफरेंस है, यानी कि वो 6 से 7 हो गया, और यहाँ पे 4 से 5 हो गया, यानी कि मैं बोल सकता हूँ 1 यूनिट की वैल्यू जो है दोस्तों वो 4 ईयर्स के बराबर है। मैं बोल सकता हूँ 4 ईयर्स अगो जो है उनकी एक्चुअल एजेस कितनी थी, एक्चुअल एजेस थी उनकी 20 ईयर्स, और आपका 7 चौक 28 28 ईयर्स, मतलब 20 ईयर्स और 28 ईयर्स हो गई दोस्तों। अगर आपको इतना समझ में आ गया यहाँ पे तो आपको बस इतना ही पूछा है उन्होंने, व्हाट विल द रेशियो ऑफ देयर एजेस 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ। 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ की बात करेंगे अगर हम, तो 8 साल बाद यहाँ आज से, यानी कि आप बोल सकते हैं दोस्तों 8 साल अब और 4 साल पहले की बात है, ये 4 साल पहले की बात है प्रेजेंट से, और अब हम बात करना चाह रहे हैं कि 8 साल आगे की, तो 8 और 4 टोटल 12 साल बाद की बात करना चाह रहे हैं हम 4 ईयर्स पहले से। तो हम 20 में अगर 12 को जोड़ दें और 28 में भी अगर 12 को जोड़ दें तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 32:40, यानी कि ये हो गया आपका 4 अट्ठे 32, 4 दही 40, ये हो गया आपका 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। तो 4:5 आपका एग्जैक्ट करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, और ऑप्शन ए जो है वही आपका दिखा रहा है 4:5, तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 है आपका सिंप्लीफिकेशन का, एंड एज ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ सिंप्लीफिकेशन में कभी भी आप जो है स्टेप्स को मिस ना करें, क्योंकि ये जो होते हैं बड़े बड़े सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन, ये आपका टाइम भी वेस्ट करेंगे, और उसके बाद जो है आप गलत आंसर मार्क कराओ या आपका आंसर निकले ही ना दोस्तों, तो वो फ्रस्ट्रेशन भी इंक्रीज करेंगे। तो इसे क्या करते हैं हम स्टेप वाइज चलेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेते हैं। ये हमें दिया गया 2/5 ऑफ 7 होल 1/2, यानी कि 2 7 14 और 1 15/2, 15/2, और ऑफ लिखा है तो दोस्तों इसको हम मल्टीप्लाई ले सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम ऑफ को ही सॉल्व करते हैं। देन लिखा गया हमारे को डिवाइड, दिया गया हमें डिवाइड 3/4, देन बाद में 3/4 इंटू 2 एकम 2 और एक 3/2, ये हो गया आपका फ्रैक्शन चेंज करके 3/2, डिवाइड बाई 4 2 8 एंड 8 + 1 9/4। तो दोस्तों ये आपका डिनोमिनेटर हो गया। देन इसको हम सॉल्व करें फर्दर, तो ये आपका आ जाएगा 5 3 15, 2 से 2 कट गया, ये हो गया आपका दोस्तों 3 डिवाइड बाई 3/4 माइनस 3/4 इंटू 3/2 डिवाइड बाई 9/4। अब डिवाइड को सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 4/3 माइनस 3/4 इंटू 3/2 इंटू 4/9। अगर हम सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा आपका 2 2 ज़ा 4, देन अगेन इधर से 2 2 ज़ा 4, ये आपका आ गया दोस्तों 3 3 ज़ा 9 और 9 से 9 पूरा कट गया, ये आपका 3 से 3 पूरा कट गया, ये आपका आ गया 4 माइनस 1/2, यानी कि आपका आ गया दोस्तों 9/2। तो डिनोमिनेटर की वैल्यू आ गई हमारे पास 9/2। अब बात करें हम दोस्तों न्यूमिनेटर की, तो न्यूमिनेटर की अगर हम बात करें तो हमें दिया गया न्यूमिनेटर में 3 होल 2/3, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम 3 के 9 और 2 11/3 डिवाइड बाई 11/30 ऑफ 2/3, ऑफ को हम हटा के मल्टीप्लाई ले सकते हैं, और ये हो गया आपका 2/3, इसको ले लेंगे ब्रैकेट में दोस्तों माइनस 1/4 ऑफ यानी कि 2 दूनी 4 1 5/2। ये आपका यहाँ तक समझ में आ गया होगा दोस्तों। डिवाइड कर रहे हैं हम 3/5 से, और इंटू 4 पंजे 20 और 20 4 24/5। इसको आगे सॉल्व करें दोस्तों तो आपका आ जाएगा 11/3 डिवाइड के साथ, इसको अगर हम प्रोडक्ट करेंगे दोस्तों ऑफ वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका दोस्तों 15, और ये हो गया आपका 11/45। ये 11/45 का है, जब डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे हम तो 45 ऊपर चला जाएगा, 11 नीचे आ जाएगा, माइनस का ये हो गया आपका दोस्तों 5/8, ये हो गया आपका दोस्तों 5/8। अब यहाँ पे डिवाइड साइन है तो डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई साइन चेंज कर देते हैं, और ये हो गया आपका 5/3 इंटू 24/5। इसे आप सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, 11 से 11 कट गया, ये आपका आ गया 15। सिमिलरली यहाँ पे आप 5 से 5 कट गया, 3 अट्ठे 24 और 8 से कट गया 8 दोस्तों, तो 15 माइनस 5 की वैल्यू आ गई आपकी 10। तो आपको डिनोमिनेटर की वैल्यू भी पता लग गई दोस्तों, न्यूमिनेटर की वैल्यू भी पता लग गई। डिनोमिनेटर की कितनी थी 9/2 और न्यूमिनेटर की 10। तो अब हम डायरेक्टली पूरे का पूरा आपका सॉल्व कर सकते हैं। ये आ जाएगा आपका 10/9/2, जो कि होगा आपका दोस्तों 20/9, यानी कि आपका आ गया 9 दूनी 18, 2 होल 2/9। और ये आपका ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए हो गया आपका सही आंसर दोस्तों। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया हमें सुधा सोल्ड एन आर्टिकल टू रेनू for 576 at a loss of 20%. Renu spent a sum of rupees 224 on its transportation and sold it to Raghu at a price which would have given Sudha a profit of 24%. The percentage of gain for Renu, रेनू की परसेंटेज गेन के बारे में बात करी जा रही है। तो सुधा ने एक आर्टिकल जो है रेनू को बेचा
सुधा सोल्ड एन आर्टिकल टू रेनू एट अ लॉस ऑफ 20% के लॉस पे बेच दिया दोस्तों। यानी कि सुधा ने कितने रुपए में बेचा है, 576 रुपये में बेचा है। तो मैं बोल सकता हूँ दोस्तों सुधा का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, सुधा का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा आपका 576 अपॉन 0.8। कैसे दोस्तों, 80% की वैल्यू आपको यहाँ पे 576 दी गई है, तो आप 100% की वैल्यू निकालोगे तो 576 अपॉन 80 इंटू 100 यानी कि 0.8। अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो आपके पास आ जाएगा दोस्तों 8 7 56, 8 7 56, 8 2 16 और 720 रुपीज़। तो 720 रुपीज़ आपका सुधा का कॉस्ट प्राइस आ गया दोस्तों। सुधा का कॉस्ट प्राइस आ गया। आपका रेनू का कॉस्ट प्राइस और निकाल लेते हैं। रेनू का कॉस्ट प्राइस या सुधा का सेलिंग प्राइस एक ही बात है। सुधा ने बेचा है 576 में, प्लस रेनू ने खर्च भी किया है 224 रुपीज़ का ट्रांसपोर्टेशन पे, तो टोटल रेनू का कॉस्ट प्राइस आ जाता है 800 रुपीज़ का। तो अब हमारे पास रेनू का कॉस्ट प्राइस है। अगर हमें रेनू का सेलिंग प्राइस मिल जाए दोस्तों, रेनू का सेलिंग प्राइस मिल जाए अगर हमें, तो हम बता सकते हैं कि प्रॉफिट कितना होगा रेनू को, बिल्कुल बता सकते हैं। तो रेनू का सेलिंग प्राइस क्या होगा दोस्तों, अभी इन्होंने कहा कि रघु को बेचा गया रेनू के द्वारा वो आर्टिकल, और ऐसे बेचा गया कि विच वुड हैव गिवन सुधा ए प्रॉफिट ऑफ 20%। अगर सुधा ने बेचा होता उस आर्टिकल को रघु को, तो सुधा को 24% का प्रॉफिट मिलता। अब रेनू को कितने का मिलेगा ये देखना है दोस्तों। तो हम बोल सकते हैं कि सुधा को अगर 24 का प्रॉफिट मिलता, 24% का, तो मैं बोल सकता हूँ 124% ऑफ सुधा का जो CP है वही रेनू का सेलिंग प्राइस होगा। यानी कि यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 124 अपॉन 100 इंटू सुधा का CP था दोस्तों 720 रुपये। ये आपका 0 से 0 कट गया। अगर हम निकालें इसको तो ये आपका आ जाएगा 124 अपॉन 72 है ये आपका आ गया दोस्तों 2 4 8 2 2 4 2 1 2 7 28 14 2 16 की 6 हाथ से लेगी 7 1 7 और 1 8। ये हो गया आपका दोस्तों 8 और 4 12 की 2 हाथ से लेगी 6 7 8 और 1 9 892.8। तो दोस्तों 892.8 रुपीज़ में जो है वो बेचा गया रेनू के द्वारा। यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा आपका SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। यानी कि 892.8 माइनस 800 अपॉन 800 इंटू 100, ये आ गया दोस्तों आपका 92.8 अपॉन 8। ये आपका आ गया 8 एकम 8 8 एकम 8 8 4 12 8 6 48 11.6% एग्जैक्टली दोस्तों आपको पता लग गया यहाँ पे कि परसेंटेज ऑफ गेन फॉर रेनू कितना होगा, 11.6% होगा। यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा गया हमें, इफ 12 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा इक्वल्स टू 3, और थीटा जो है 0 से 90 के बीच में है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस sec थीटा अपॉन tan थीटा प्लस cot थीटा। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में आता आप पूरी की पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, वो भी एक वे है। नहीं तो आप एक और काम कर सकते हैं। अब थीटा दोस्तों 0 से 90 के बीच में है। अब ऐसा थीटा तो देगा नहीं जिसके वाले में आपको कुछ पता ही नहीं लगे कि आपको थीटा जो है आपका 57 डिग्री आ गया, 34 डिग्री आ गया, इस टाइप के थीटा नहीं आएंगे दोस्तों। एग्जैक्ट जो वैल्यूज़ नॉन वैल्यूज होती हैं SSC वही देता है। तो अब थीटा 0 भी नहीं है 90 भी नहीं है, तो थीटा या तो 30 होगा, 60 होगा या 45 होगा। तो दोस्तों पुट करके देख लेते हैं सीधा सीधा। अगर हम 30 पुट कर दें तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, cos 30 होता है आपका दोस्तों √3/2, यानी कि ये हो गया आपका 3/4 माइनस 2 इंटू आपका cos sin 30 होता है 1/2, यानी ये हो गया 1/4 प्लस 3 इंटू √3/2। अब यहाँ पे √3 आ गया दोस्तों, वो हटेगा है नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप बोल सकते हैं 30 तो है नहीं दोस्तों। 60 को देख लेते हैं, 60 देखेंगे तो आपका ये हो जाएगा आपका 12 इंटू 60 को होता है आपका cos थीटा 1/2, यानी कि हो गया 1/4 माइनस 2 इंटू ये हो गया आपका दोस्तों 3/4 प्लस 3 इंटू 1/2। तो ये निकल आया आपका दोस्तों, तो ये 3/2 हो गया। 3/2 से पूरा 3/2 कट गया, ये बच्चा आपका 3 और 3 = 3 आ गया। यहाँ से आपको पता लग गया दोस्तों थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आपको बस पुट करना है यहाँ पे इसी क्वेश्चन में, और कुछ नहीं। इसी क्वेश्चन में हमने पुट करा तो cosec 60 प्लस sec 60 अपॉन tan 60 प्लस cot 60। तो दोस्तों cosec 60 कितना होगा, cosec 60 होगा आपका 1/sin 60, और sin 60 होता है आपका दोस्तों 1/2, यानी कि sin 60 होता है आपका √3/2, तो cosec 60 हो जाएगा आपका 2/√3 प्लस sec 60 कितना होता है दोस्तों, sec 60 होता है 1/cos 60, cos 60 1/2, यानी कि हो गया आपका 2 अपॉन tan 60 हो गया आपका दोस्तों √3 और cot 60 हो गया आपका 1/√3। तो ये आपका आंसर आ गया फाइनल दोस्तों 2 + 2√3 अपॉन √3, और ये आ गया आपका 3 + 1 अपॉन √3, √3 से √3 कट गया, ये आपका आ गया 1 + √3 अपॉन 2, और 1 + √3 अपॉन 2 है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी आ गया आपका करेक्ट आंसर दोस्तों। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया इफ द 9 डिजिट नंबर 708x6y8z9 इज डिविजिबल बाय 99 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस y प्लस z। तो दोस्तों आपको कभी भी नंबर दिया गया हो, जैसे 99 दिया गया है यहाँ पे, अगर आपको चेक करना है कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है या नहीं, तो उसके को प्राइम फैक्टर जो है आप उनको चेक कर लो। को प्राइम फैक्टर से अगर वो नंबर डिविजिबल है पूरी तरह से, तो उस नंबर से भी वो डिविजिबल होगा। यानी कि मेरे को 9 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है और 11 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। अगर 9 की डिविजिबिलिटी चेक करूँ मैं सबसे पहले, तो आपको पता है 9 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है? 9 की डिविजिबिलिटी का रूल ये होता है कि सम ऑफ ऑल द डिजिट्स जो है आपके नंबर की, वो 9 से डिविजिबल होनी चाहिए। यानी कि मैं बोल सकता हूँ दोस्तों, सम कितना हो जाएगा आपका 7 + 8। अब मैं बात करूँ अगर यहाँ पे 9 को हटाई देता हूँ दोस्तों, क्योंकि 9 से डिविजिबल होगा तो 9 जो होगा वो 9 हट जाएगा। यानी कि मैं 9 काट देता हूँ यहाँ से, बचेगा मेरे पास 8 × 6 = 14, 14 और 8 22 और 22 और 7 29। तो यानी कि मैं बोल सकता हूँ 29 + x + y + z की वैल्यू जो है दोस्तों 9 का मल्टीपल होनी चाहिए 9 में। यानी कि मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे 29 से बड़ा, अगर मैं x + y + z की पॉजिटिव वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे 29 से बड़ा चाहिए। और 29 से बड़ा 9 का मल्टीपल क्या होता है? 36 होता है दोस्तों। और 36 के बाद आता है आपका 45, 45 के बाद आता है आपका 54। तो अब देखते हैं दोस्तों सारे ऑप्शन से 36, 45 और 54 पे सब पे वैल्यू निकाल के देखते हैं x + y + z की, और देखते हैं हमारे ऑप्शंस में से कौन सी सेटिस्फाई कर रही है। तो x + y + z की वैल्यू अगर 36 होगी तो ये अगर हम 36 कंसीडर करें तो 36 - 29 की वजह से आपकी आ जाएगी 7 ऑप्शन में नहीं है, तो हम इसको हटा देते हैं दोस्तों। अब x + y + z की एक वैल्यू आ जाएगी आपकी 45 - 29, ये आ गई आपकी दोस्तों 15 में 9 बचे हैं और 16 पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है दोस्तों, और 16 ऑप्शन में भी है। अब बात करें x + y + z की वैल्यू, अगर हम 50 यहाँ पे 54 मान लें तो ये 29, ये आपका दोस्तों 14 में से 9 गए 5 बचे और 3 4 में 2 गए 2 25 ऑप्शन में है नहीं, तो ये आपका अगेन कट गया। बट अब इसके बाद आपका रखोगे अगर 63 रख दोगे यहाँ पे आप, तो दोस्तों वैल्यू x + y + z की 25 से भी बड़ी आएगी और 27 से तो ऑब्वियसली बड़ी आने वाली है दोस्तों। तो हम ये बोल सकते हैं कि आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर पॉसिबल आया जो कि ऑप्शन में भी है, वो है 16। और 16 पे अगर आप चेक करोगे दोस्तों तो आपकी वैल्यू क्या बोलते हैं, आपका जो नंबर है वो डिविजिबल बाय 11 भी हो जाएगा। चेक भी कर लेते हैं दोस्तों, आपके डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 क्या कहता है? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 कहता है कि सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस एंड उनका डिफरेंस सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस अगर हम निकालें तो वो 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ये निकाल लेते हैं दोस्तों, 7 और 8 15, 15 और 6 15 और 6 हो गया आपका 21, 21 और 8 29, 29 और 9 38, 38 और माइनस करना है आपको x + y + z को। अभी हमने x + y + z की वैल्यू दोस्तों निकाली थी यहाँ पे 16। अगर मैं 38 में से 16 माइनस कर दूँ तो मेरे को क्या मिलेगा? 8 में से 6 गया 2 बचा, 3 में से गया 2 और 22 आपको पता है दोस्तों 11 का मल्टीपल होता है, बिल्कुल होता है। तो हम बोल सकते हैं कि आपका 16 जो है एकदम सेटिस्फाइड ऑप्शन है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 25 इज सेइंग sides AB and DC of a cyclic quadrilateral ABCD are produced to meet at E and sides AD and BC are produced to meet at F. If angle ADC goes to 75 degree and angle BEC goes to 52 degree, then the difference between angle BAD and angle AFB is what? तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप फिगर नहीं बना पाते तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा, और एक बार आपने फिगर करेक्ट कर ली तो दोस्तों बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। एक बार आपके लिए फिगर बना देते हैं। ये हो गया आपका A, B और ये हो गया हमारा C और ये हो गया हमारा D। तो अब आपको दिख रहा होगा दोस्तों ये मीट करते हैं कैसे? अगर हम BC और AD को प्रोड्यूस करें, AD और BC को प्रोड्यूस करें तो हमारा मीट कर रहा है पॉइंट E पे। एंड अगर हम CD और AB को प्रोड्यूस करें, CD और AB, AD और CB को प्रोड्यूस करें तो वो F पे मीट कर रहे हैं, F पे मीट कर रहे हैं दोस्तों। बस इतना ही था दोस्तों इस फिगर में। एंगल ADC की वैल्यू हमें 75 दे दी गई है, एंगल ADC की वैल्यू 75 डिग्री दे दी गई है, और एंगल BEC की वैल्यू दे दी गई है हमें आपका एंगल BEC की कैसे दे सकते हैं दोस्तों? ये हो जाएगा आपका ABCD, और आपका कहा गया कि AB और DC को हम मीट करा रहे हैं, तो AB और DC को अगर मीट करा रहे हैं तो पॉइंट E पे मिल रहा है, और ये मिल रहा है दोस्तों पॉइंट F पे, यानी कि E पॉइंट ये है और पॉइंट F ये है। तो हम बोल सकते हैं कि BEC जो है आपका BEC 52 डिग्री दिया गया। अब हमें पूछा गया कि BAD, एंगल BAD ये वाला एंगल, इसको हम 1 मान लेते हैं, और एंगल AFB हमारा ये एंगल, इसको 2 मान लेते हैं। इन दोनों का दोस्तों डिफरेंस बताना है हमें, इन दोनों का डिफरेंस बताना है, बिल्कुल आराम से निकल जाएगा दोस्तों। अब आप ट्राइंगल कंसीडर करो, ट्राइंगल EAD दिख रहा होगा दोस्तों, EA और D। तो EAD ट्राइंगल में अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूँ तो मेरे को मिल जाएगा 52 प्लस एंगल 1 प्लस 75 डिग्री की वैल्यू हो गई आपकी 180 डिग्री दोस्तों। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास
180 माइनस 75 प्लस 52 यानी कि 7 5 12, 120 प्लस 120 प्लस 7 127 डिग्री। ये आ गया आपका दोस्तों 10 में 7 गया 3 बचे, 7 में 2 गया 5, 53 डिग्री जो है हमारा आपका एंगल 1 जो है 53 डिग्री आ गया। ये आ गया आपका 53 डिग्री। अब हमें एंगल 2 निकालना है। एंगल 2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें दोस्तों, ये 75 है, आपको पता होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की ये प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट्स एंगल जो होते हैं उनका सम जो होता है आपका वो 180 डिग्री होगा हमेशा। तो हम बोल सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल डी का सम होगा आपका 180 डिग्री। तो यहाँ से आपका एंगल बी की वैल्यू निकल जाएगी, वो होगी आपकी 180 माइनस एंगल डी हो गया आपका 75 डिग्री। ये हो गया आपका दोस्तों 105 डिग्री। तो 105 डिग्री एंगल बी की वैल्यू आ गई। यहाँ पे एंगल बी की वैल्यू अगर आपकी 105 डिग्री आ गई है दोस्तों, तो आप यहाँ से एंगल 2 निकाल सकते हो, यानी कि एंगल एफ निकाल सकते हो। एंगल 2 अगर मैं ट्राइंगल कंसीडर करूँ दोस्तों, ट्राइंगल एफ बी और ए, तो एंगल 2 प्लस 105 प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 180 डिग्री। और आपका एंगल 2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 180 माइनस 105, एंगल 1 कितना निकाला था हमने 153 डिग्री। तो 105 प्लस 53 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 155 प्लस 3 158 डिग्री। तो ये आपका हो गया 158 डिग्री। और हम एंगल 2 निकाल सकते हैं, यहाँ से आ गया 10 में से 8 गए 2 बचे, और आपका 7 में 5 के 2 22 डिग्री। तो एंगल 2 की वैल्यू आ गई यहाँ पे आपकी 22 डिग्री। अब हमें डिफरेंस बताना था एंगल बी ए डी में। एंगल बी ए डी यानी कि 53 डिग्री माइनस एंगल ए एफ बी, एंगल ए एफ बी यानी कि 22 डिग्री। कितना डिफरेंस आया दोस्तों, 3 में से 2 गया 1 बचा, 5 में 2 गया 3 बचा, 31 डिग्री। तो 31 डिग्री आपका करेक्ट आंसर भी है दोस्तों, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसी के साथ दोस्तों आपकी जो ये वीडियो थी जिसमें हमने डिस्कस किया आपका 5 मार्च 2020 मॉर्निंग शिफ्ट का क्वांट सेक्शन, तो एक कंप्लीट हो जाती है दोस्तों। आई होप आपको काफ़ी मज़ा आया होगा सारे के सारे क्वेश्चंस को साथ साथ लगाने में दोस्तों। एक आपको फील मिला होगा कि एग्जाम में आपको किस तरह से करना है और एग्जाम में किस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं दोस्तों देखने को। थोड़ा हैबिचुअल हो जाइए दोस्तों, सारे के सारे प्रीवियस ईयर हम इस तरह से ही लगाते जाएंगे और आपको हैबिचुअल कर देंगे कि एसएससी का किस टाइप का पैटर्न रिपीट होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई है दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है दोस्तों, तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप नए हैं हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं दोस्तों, तो आपको जो रेड आइकन दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पे सब्सक्राइब का, उसको दबा दीजिए दोस्तों। बेल आइकन भी दबा दीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे हमारी आने वाली सारी वीडियोस के। अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप हमारे पेज पेंडुलम वीडियो को लाइक कर सकते हैं दोस्तों, और साथ में हमारी वेबसाइट pendulumvideo.com को भी विजिट कर लीजिए दोस्तों। वहाँ पर आपको काफ़ी कुछ फ्री मटेरियल मिलेगा दोस्तों, आपके प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए। आपको वहाँ पे मिलेंगे फ्री क्विजेज़, वहाँ पे आपको फ्री क्विज मिलने वाले हैं दोस्तों, वहाँ पे आपको फ्री मॉक्स मिलने वाले हैं, आपको वहाँ पे डेली करंट अफेयर्स हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगी। आपको वहाँ पे बैंकिंग अवेयरनेस, अगर आप बैंकिंग की भी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों साथ साथ में, तो बैंकिंग अवेयरनेस भी देखने को मिलेगी वहाँ पे, फाइनेंशियल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस सब कुछ मिलेगा दोस्तों। आपको क्वेश्चन ऑफ द डे मिलेगा, हर रोज़ के लिए एक प्रैक्टिस के लिए एक नया क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों आपको। वहाँ पे आपको वर्ड ऑफ द डे मिलेगा, आपको वहाँ पे स्टडी मटेरियल मिलेगा दोस्तों। आपका वन स्टॉप है pendulumvideo.com, तो वहाँ पे जाके विजिट कीजिए और देखिए आपकी ज़रूरत के लिए वहाँ पे क्या क्या मौजूद है दोस्तों फ्रीली। आपको मज़ा आएगा दोस्तों, गो एंड विजिट pendulumvideo.com। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।